तो हेलो गाइस, माउंट साइडर के एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्मार्ट फैमिली के साथ में हुए एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिनके नेबर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही ज्यादा लविंग फैमिली थी, लेकिन इनकी ये स्टेटमेंट जून 2002 के वक्त में एकदम बदल जाती है जब इनकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, सिर्फ इनकी नेबरहुड के लिए नहीं बल्कि पूरी कंट्री के लिए। एंड आप पर्टिकुलरली इस वाले केस को वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ट्विस्टेड चाइल्ड अब्डक्शन केस के अंदर भी काउंट कर सकते हो। इस फैमिली ने ये कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि इनके साथ में कुछ ऐसा हो सकता है, इतना ज्यादा कुछ क्रीपी इंसिडेंट इनके साथ में हो सकता है, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां पर हम सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं, एंड वो है हमारा खुद का घर। ये वाली जो स्टोरी है ये है 14 ईयर ओल्ड एलिजाबेथ स्मार्ट की, जिसके पास बचपन से ही काफी कुछ था। वो एक प्रिविलेज्ड लड़की थी, उसको एक अच्छी लविंग फैमिली मिली हुई थी, एक अच्छा खासा घर था रहने के लिए, सारी उसकी ज़रूरतें पूरी होती थी, लग्जूरियस चीज़ें भी पूरी करी जाती थी उसकी। एलिजाबेथ के जो माता पिता थे उनका नाम था एडवर्ड एंड लुइस स्मार्ट, एंड एलिजाबेथ इनकी सेकेंड बेटी थी, एंड कुल मिलाकर इनके टोटल 6 बच्चे थे। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा पोर्श एरिया में रहा करते थे, साउथ लेक सिटी नाम की एक जगह के अंदर। एंड ऑब्वियसली कोई भी पर्सन अगर ऐसी जगह के अंदर रह रहा है तो वहां पर आप ये तो एक्सपेक्ट करोगे मिनिमम टू मिनिमम कि लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, एंड शायद कोऑपरेटिव भी मिल जाएंगे आपको। एंड ऐसा वहां पर काफी हद तक था भी, एंड वहां के लोगों के लिए भी स्मार्ट फैमिली के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी, इनके बच्चों के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी। एंड खासकर एलिजाबेथ की तो काफी ज्यादा तारीफ करी जाती थी बिकॉज ये एक बहुत ही ज्यादा वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड एंड काफी ज्यादा रिलीजियस काइंड ऑफ लड़की भी थी। एलिजाबेथ के काफी सारे शौक थे, लेकिन उसमें से एक शौक की मैं अगर आपको बात बताऊं तो उसे हार्प नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता था। एंड सिर्फ पसंद ही नहीं होता था, वो हार्प बजाने के अंदर काफी ज्यादा अच्छी भी थी। लेकिन अब समय आ जाता है वो कहानी बताने का आप लोगों को जो कि जून 5, 2002 के आसपास के वक्त में होना शुरू हो गई थी, जब एलिजाबेथ अपने मिडिल स्कूल से पास आउट होने ही वाली थी। उसके जस्ट कुछ ही दिन पहले एक ऐसी चीज हो जाती है उसके साथ में जब वो अपनी बहन के साथ में रुकी हुई थी। उस रूम के अंदर जहां पर ये लोग रुके हुए थे, वहां पर जब एलिजाबेथ की आंख लग जाती है तब अचानक से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा फील करने लगती है। उसे पहले ऐसा लगता है कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी आंखें खुलनी शुरू होती हैं वैसे वैसे वो नोटिस करती है कि एक डरावना सा आदमी उसके गर्दन के ऊपर एक चाकू से दबाव दे रहा है, एंड उसे उसकी वजह से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा बेटजिली के साथ में, द मोस्ट ट्रस्टेड गेम ऑफ इंडिया। अभी रजिस्टर करने पर आपको सीधा 800 रुपए तक का बोनस भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। हर किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का जस्ट बाय स्पिनिंग अ व्हील, एंड आपको यहाँ पर मेरे लिंक से रजिस्टर करने पर 20 फ्री स्पिन्स ऑफर करे जाएंगे। एंड हमारी आइकॉनिक बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी भी अब ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है बेटजिली की। वेट किस चीज का कर रहे हो? गो अहेड, क्लेम योर 10,000 रुपीज बिफोर इट गोज अवे। 10,000 रुपीज का बोनस, वो भी गेम्स लाइक स्लॉट, क्रैश ऐसे के ऊपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड अगर आप अभी ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको 200 रुपीज का एक्स्ट्रा बोनस भी देखने के लिए मिल जाएगा। आपके बर्थडे जैसे स्पेशल डे के ऊपर आपको 5,000 रुपीज एज रिवॉर्ड, डेली रिबेट्स, वीआईपी पॉइंट्स एंड और भी काफी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो साइन अप नाउ, देरी मत करिएगा। एंड बेटजिली ऐप के साथ में जो भी विड्रॉल डिपॉजिट है वो भी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। फोन पे, गूगल पे, बैंक अकाउंट, आप किसी भी मेथड को यूज करके ये स्टेप भी इजिली कर सकते हो। एंड ऐसे आपको मिलेंगे फास्ट, सिक्योर एंड एकदम अल्ट्रा कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन। बेटजिली आपको अभी ऑफर करेगा 2% एक्स्ट्रा ऑन एवरी डिपॉजिट यू मेक। आपको बस रजिस्टर करना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करके, एंड स्टार्ट एंजॉयिंग ऑल द एक्साइटमेंट विद बेटजिली। जब उसकी पूरी आंख खुल जाती है तो वो आदमी उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। एंड वो आदमी ये भी बोलता है कि अगर तुम चुपचाप मेरी सारी बातें मानती रहोगी ना तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं ना तुम्हें परेशान करूंगा एंड ना ही तुम्हारी फैमिली के ऊपर कोई हार्म करूंगा। एलिजाबेथ की बहन इस पूरे वक्त तक उसके बिल्कुल साथ में ही, बगल में ही सो रही थी उसके खुद के रूम के अंदर, लेकिन एलिजाबेथ कोई भी उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि ये आदमी उसकी बहन को कोई नुकसान पहुंचा सके। एलिजाबेथ को अनफॉर्चुनेटली उसकी सारी ही बातें माननी पड़ जाती हैं, एंड इसी तरीके से बिल्कुल शांति से एलिजाबेथ अपने ही कमरे, अपने ही घर से ऐसे एब्डक्ट हो जाती है किसी अननोन आदमी के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो 9 साल की बहन एलिजाबेथ के साथ में सोई हुई थी उसे शायद इतनी गहरी नींद आ रखी थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा, राइट?
बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो गहरी नींद के अंदर सोने का नाटक कर रही थी एंड उससे एक एक चीज फील हो रही थी जो उसके बिल्कुल बगल में उसकी बहन के साथ में जस्ट एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर करी जा रही थी। एंड जब उसको कंफर्म हो जाता है कि वो आदमी फाइनली एलिजाबेथ को लेकर जा चुका है एंड उसके कमरे में अब कोई भी नहीं है, तब वो अचानक से अपने बेड से उठती है, अपने पेरेंट्स की तरफ रश करते हुए भागते हुए जाती है एंड इस सारी कहानी के बारे में उनको इन्फॉर्म कर देती है। उसके पेरेंट्स से सारी बात सुनने के बाद उसको शांत करते हैं, उसको कहते हैं कि इतनी घबराओ मत, शायद ये तुम्हारा कोई नाइटमेयर ही होगा। लेकिन वो उसकी बात मानते हुए एक बार उस कमरे के अंदर जाते जरूर हैं एंड जब वो उस कमरे के अंदर जाते हैं उनके, तो वो देखते हैं कि विंडो कटी हुई उन्हें दिखाई देती है। एंड ऐसा नज़ारा देखकर उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा एक्चुअली में उनके साथ में कौन कर सकता है। ऐसे पर्पस के साथ, वो भी इस सोसाइटी में, कौन ये हरकत करेगा एंड इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बावजूद भी कौन ये चीज़ कर सकता है। अब यहाँ पर जो उसकी वो 9 साल की बहन थी, उसका वैसे नाम था कैथरीन, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। शायद इस वजह से उसने कोई एक्शन नहीं लिया, बिकॉज सारी बातें जो वो एलिजाबेथ को बोल रहा था किडनैपर, वो उसे भी तो सुनाई दे रही थी अगर उसको नींद नहीं आ रही थी तो। शायद इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए उसने बीच में कोई पंगा वंगा नहीं डाला एंड हम ब्लेम नहीं कर सकते उसको कि उसने उसकी हेल्प नहीं करी या फिर कोई एक्शन नहीं लिया। शी वॉज जस्ट 9 years old दैट टाइम एंड 9 साल की बच्ची से आप कोई प्रोटेक्शन कैसे उम्मीद कर सकते हो। वो खुद बहुत ज़्यादा डर गई होगी जब ये सब चीज़ें उसके साथ में हो रही थी। लेकिन जब ये लोग पुलिस के पास में जाते हैं तो कैथरीन बहुत ही ज्यादा बहादुरी से उस किडनैपर के बारे में सारे डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देती है। जो भी उसके बगल में हो रही थी चीजें, जो भी बातें वो बताता है एलिजाबेथ को, उन सारी चीजों के बारे में भी पुलिस को इन्फॉर्म अच्छे से कर देती है। जो किडनैपर था उसने कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ था एंड कैथरीन के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पुलिस वाले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक वाइट मेल पर्सन है एंड इसकी हाइट करीब 5 फुट 8 इंच के आसपास में हो सकती है। एंड हाइट का आइडिया कैथरीन ने अपने भाई चार्ल्स के अकॉर्डिंगली दिया, जो कि 5 फुट 8 इंच के आसपास का ही था। कैथरीन को ये तो नहीं पता था कि उस किडनैपर ने गन नहीं बल्कि चाकू से जो है उसे काफी ज्यादा इंटिमिडेट किया था अपनी बहन को। लेकिन बिकॉज वन श्योर थी इस चीज से रिगार्डिंग, तो वो पुलिस वालों को एक बार के लिए बोल देती है कि उसने गन की मदद से मेरी बहन को जो है ऐसे इंटिमिडेट किया एंड उसे चुपचाप जाने को बोला उसके साथ में। एंड उस आदमी की उम्र उसकी आवाज से मेरे को 30 से 40 साल के बीच में लग रही थी। कैथरीन इवन ये भी बोलती है कि वो जो आवाज थी उससे पहचान में आ रही थी। उसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसने आवाज सुनी है, लेकिन वो उस टाइम पर एकदम मेक श्योर नहीं कर पा रही थी कि कहां पर उसने वो आवाज सुनी है। कैथरीन अब इतनी ज्यादा स्मार्ट निकलती है कि वो वहां पर सोने का नाटक इसलिए भी कर रही थी बिकॉज वो बहुत ध्यान से उस किडनैपर की बातें सुन रही थी। एंड लास्ट जो कन्वर्सेशन कैथरीन ने सुनी थी एलिजाबेथ एंड उस किडनैपर के बीच में, वो ये थी जब एलिजाबेथ उस किडनैपर से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। एंड जो किडनैपर था वो सिर्फ 1 word आंसर देता है उसको एंड वो था फॉर रैंसम। एंड रैंसम का बेसिकली आप लोगों को मतलब बताऊं तो किसी को किडनैप करके उसके बदले में उसके परिवार वालों से, उसके लव्ड वन से फिरौती मांगना। ये जो पूरी किडनैपिंग न्यूज़ थी एलिजाबेथ की, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी में आग की तरह फैल चुकी थी एंड पूरी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा डरी भी हुई थी बिकॉज ऐसी सोसाइटी के अंदर भी अगर ऐसी चीज़ें हो पा रही हैं तो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर ह्यूमैनिटी एटलीस्ट। गवर्नमेंट ने भी अपने सारे रिसोर्सेज लाइक हेलीकॉप्टर, सर्च डॉग्स, व्हीकल्स, पुलिस ऑफिसर्स, सब कुछ इस केस के ऊपर लगा रखा था। दे वर ट्राइंग टू हेल्प द फैमिली वेरी पर्टिकुलरली। एंड एलिजाबेथ को खोजने के लिए उसका जो पोस्टर उसकी बहन कैथरीन ने बनवाया था, वो स्माइलिंग सा डरावना सा फेस, उसके फ्लायर्स भी अब पूरे के पूरे नेबरहुड में अच्छे से लग चुके थे। एंड इवन इस टाइम तक तो मीडिया भी इस स्टोरी को कवर करके काफी ज्यादा पुश दे रहा था। एलिजाबेथ के पेरेंट्स एडवर्ड एंड लुइस काफी ज्यादा आगे थे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर। वो टीवी मीडिया हाउसेस के अंदर जाकर काफी सारे इंटरव्यूज दे रहे थे बिकॉज दे वर अपीलिंग कि जो भी ऑडियंस उनका ये इंटरव्यू सुन रही है प्लीज उनकी मदद करी जाए उनकी बेटी को खोजने के लिए। एडवर्ड जो थे वो अपने बाकी बच्चों के कंपैरिजन से तो बहुत ही ज्यादा क्लोज थे एंड इसी वजह से उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती हुई जा रही थी। जब कोई भी आंसर या कोई भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आगे इंप्रूवमेंट नहीं उन्हें मिलती होती थी। एक दिन तो ऐसा भी आया जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम उनसे पूछताछ करी जा रही थी तो वो बेहोश ही हो जाते हैं बिकॉज अब उनके अंदर बात करने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बची थी इस टॉपिक के ऊपर।
पर। उनकी तबीयत अब यहाँ पर इस टाइम पर इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उन्हें एडमिट ही करना पड़ जाता है। एंड लोगों की दुआओं की वजह से वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो ये इन्वेस्टिगेशन थी ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी। एंड एलिजाबेथ के केस के अंदर पुलिस वालों को भी कुछ खासे प्रूफ्स मिल नहीं रहे थे, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग नॉनदलेस। एलिजाबेथ की किडनैपिंग की इस इन्वेस्टिगेशन को जब एक हफ्ता हो जाता है, तब पुलिस वालों को जब पब्लिक के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था या फिर कोई नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो वो एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करते हैं। एंड पुलिस वाले ये सोचते हैं कि व्हाई नॉट अब पोटेंशियल सस्पेक्ट्स जो कि हो सकते हैं उन्हें फिगर आउट करने की कोशिश करी जाए। एंड एलिजाबेथ के खुद की फैमिली मेंबर्स के अंदर तक में भी ऐसे लोग उन्होंने मार्कअप करके रखे हुए थे। पुलिस जो है सारे ही अपने सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है एंड इवन उन सब का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा जाता है। इस सारी क्वेश्चन एंड आंसरिंग एंड जो भी ये इन्वेस्टिगेशन थी, इसके अंदर एक सस्पेक्ट का नाम बारी बार सामने आ रहा था एंड वो नाम था रिचर्ड रिची। एंड ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रिमिनल था एंड इसकी हिस्ट्री के अंदर काफी सारे ऐसे अब्यूज एंड एब्डक्शन केसेस तक भी इन्वॉल्व थे। बट जिस टाइम पर ये एलिजाबेथ वाला सारा केस चल रहा था, उस टाइम पर रिचर्ड रिची पैरोल पर था, लेकिन पुलिस वाले उसको तो डायरेक्टली अभी नहीं पकड़ पा रहे थे, तो वो उसके टेलर तक कैसे ना कैसे करके अप्रोच अपनी लगा लेते हैं एंड वहां पर पहुंच जाते हैं। एंड जब पुलिस वालों ने उसके टेलर को सर्च करा तो सरप्राइजिंगली एलिजाबेथ के मदर की कुछ कीमती ज्वेलरी उसके अंदर से बरामद हो जाती है। एंड उसके टेलर के आसपास के घरों के अंदर भी जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी एंड जब ऐसी कुछ कीमती चीजें उसके टेलर के घर के आसपास वाले नेबरहुड के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस वालों को मिली, तब उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद हो सकता है कि एलिजाबेथ ने इस चोर को, इस अबडक्टर को, किडनैपर को ऐसी कोई चोरी या पेटी क्राइम करते हुए देख लिया होगा, जिसकी वजह से रिचर्ड को एलिजाबेथ को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाना पड़ जाता है ताकि वो पुलिस ऑफिशियल्स के सामने जाकर अपना मुंह ना खोल दे। बट एक अच्छी चीज ये भी हुई थी कि जब रिचर्ड के टेलर से पुलिस वालों ने पूरी अच्छी तरीके से सारी बातें निकलवा ली थी, तो रिचर्ड का नया एड्रेस भी उन्होंने निकलवा लिया था। एंड वहां पर जाने के बाद में रिचर्ड भी पुलिस वालों के हाथ वापस लग जाता है। लेकिन जब रिचर्ड से सारी ये क्वेश्चनिंग वगैरह करी गई, तब उसने एकदम साफ मना कर दिया कि उसका एलिजाबेथ नाम की इस लड़की के साथ में ऐसा कुछ किया होगा, इसके अंदर कुछ उसका हाथ नहीं है। चाहे वो लाई डिटेक्टर टेस्ट कर ले या कोई भी सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाल ले, उसका इसमें बिल्कुल कोई हाथ नहीं है। बट द शॉकिंग थिंग इज कि इससे पहले कि रिचर्ड रिची से रिलेटेड ये जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी ये थोड़ी बहुत आगे बढ़ पाती, इससे पहले ही उसको ब्रेन हैमरेज की वजह से एक स्ट्रोक आता है एंड उस स्ट्रोक की वजह से उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। एंड अगस्त 2002 अब वो समय बन चुका था जब इसकी डेथ की वजह से ये जो सारी लीड पुलिस वालों को मिली थी अब यहीं पर ही दफन हो चुकी थी। पुलिस तो बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हो रखी थी इस स्टोरी से कि रिचर्ड ने ही एलिजाबेथ को किडनैप करके उसका मर्डर वगैरह कर दिया है, लेकिन जो एलिजाबेथ की बहन थी कैथरीन, जो उस रात उस वक्त उसके साथ में मौजूद थी, वो पुलिस वालों के इस डिसीजन के साथ में बिल्कुल एग्री करती ही नहीं है। वो बताती है कि उसे उस आदमी की आवाज अपने कानों के अंदर अच्छे से याद है एंड रिचर्ड की आवाज उसके आसपास बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। लेकिन पुलिस वाले कैथरीन को ये बोलकर शांत करवा देते हैं कि बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग क्या चीज के अंदर डील कर रहे हैं एंड शायद तुम्हें अभी अपनी बहन के ऐसे गायब होने का बहुत ज्यादा ट्रॉमा फील हो रहा होगा एंड इसी ट्रॉमा के चलते तुम शायद कुछ भी बकवास कर रही हो, बट डोंट वरी, वी विल फिगर आउट समथिंग जिसकी वजह से तुम्हारी बहन को भी जस्टिस मिलेगा, तुम्हें भी एंड तुम्हारी फैमिली को भी। बट क्या कैथरीन यहाँ पर सच में गलत थी? आई डोंट थिंक शी वॉज। अक्टूबर 2002 ये वो टाइम भी था जब कैथरीन अपने विंडो के पास में बैठकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जो है अच्छे से देख रही थी। उसे भी मन था कि वो आगे जाकर इस बुक में कभी अपना नाम दर्ज करवा पाए। इस बुक को जब वो देख रही थी, इतने में ही वो नोटिस करती है कि उसकी विंडो के बाहर से उसे एक अनजान सा आदमी जाता हुआ दिखाई देता है एंड एक क्लोज नजर मारने के बाद में उसे ये रियलाइज हो जाता है कि ये जस्ट एक होमलेस मैन है। लेकिन फिर वो वापस से उसके ऊपर अच्छे से नजर डालती है
एंड उसे पता चलता है कि ये आदमी उसने कहीं पर देखा हुआ है एंड उसे याद आती है वो कहानी कि उसने कहां पर देखा था। 2001 के किसी महीने का समय था जब वो एंड उसकी मॉम एक जगह पर घूमने के लिए गए हुए थे एंड उसे बिल्कुल ऐसा ही एक होमलेस पर्सन देखने को मिला था अपने रास्ते के बीच में। एंड वो बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है एंड वो अपना नाम भी बताता है और उसका नाम था इमैनुअल। उसकी मॉम इमैनुअल को ऑफर करती है कि तुम्हें अगर अपने बारे में कुछ करना है तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद अस। तो मेरी मॉम उसे हमारे घर की छत साफ करने का एक ऑफर देती है एंड वो उसे कहती है कि तुम अगर उसके घर के छत पर मौजूद जो भी पत्तियां वगैरह हैं एंड उसके आसपास में तुम सफाई वगैरह कर दिया करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें $5 ऑफर करूंगी। कैथरीन अब उस आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफर्म हो चुकी थी अंदर ही अंदर कि इमैनुअल ने ही उसकी बहन को किडनैप किया है। बट जब पुलिस वालों के सामने बारी बार वो ये चीज बोले जा रही थी तो वो बस कंफ्यूज हो जा रहे थे जो ऑफिशियल्स थे कि एक 9 साल की बच्ची कैसे एक आवाज वाले हिंट को एक रियल लाइफ पर्सन से लिंक कर सकती है एंड वो भी एक ऐसी आवाज जो उसने एक ही बार सुनी है अपनी लाइफ में एंड वो भी एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि एक ही बार देखा है उसने अपनी लाइफ में। पुलिस वाले तो कैथरीन की इस थॉट के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन कैथरीन की फैमिली एडवर्ड एंड लुइस को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। इसलिए उन लोगों ने पुलिस वालों के मना करने के बावजूद भी कैथरीन के कहने पर इमैनुअल का एक स्केच बनवाकर उसी तरीके से पूरी तरह से जो है फैला दिया जिस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग में एक 2D स्केच, एक इमेजिनरी स्केच को फैला दिया गया था। एंड इवन ये इमेज लैरी किंग लाइव एंड अमेरिकाज मोस्ट वांटेड लिस्ट जैसी चीजों के अंदर भी शामिल कर लिया गया। एंड ऐसा होने के कुछ ही टाइम के बाद में एक ऐसी लेडी निकल कर आती है जो इस स्केच को पहचानने का दावा कर रही थी एंड वो कहती है कि ये जो स्केच हर जगह सर्कुलेट हो रहा है ये और किसी का नहीं बल्कि उसके खुद के सगे भाई का था जिसका रियल नेम था ब्रायन डेविड मिचेल। एंड उसने खुद जाकर पुलिस अथॉरिटीज को ब्रायन की ये वाली पिक्चर जाकर दी एंड उसके बारे में बताया कि ब्रायन अक्टूबर 18, 1953 के टाइम में पैदा हुआ था। एंड वो ये भी बताती है कि ब्रायन का जो पास्ट है वो बहुत ही ज्यादा लाइक रोलर कोस्टर सा ही रहा है हमेशा। वो एक बहुत ही ज्यादा लविंग लाइफ नहीं जी पाया है। 16 साल की उम्र के अंदर तो उसे जुवेनाइल कोर्ट तक जाना पड़ गया था क्योंकि उसने एक 8 साल के बच्चे के साथ में बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से बदतमीजी टाइप करी थी। 3 बार ब्रायन मिचेल शादी कर चुका था, 4 बच्चे थे उसके अपनी पहली वाइफ से एंड उसकी दूसरी वाइफ से डिवोर्स हो चुका था उसका। सेकेंड टाइम डिवोर्स लेने के बाद में वो वांडा बार्जी नाम की एक लेडी के साथ में वापस शादी कर लेता है जो कि 40 साल की खुद एक डिवोर्सी लेडी थी एंड उसके 6 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे। वांडा एंड ब्रायन फिर भी थोड़े हैप्पीली साथ में रह तो रहे थे, ये दोनों साथ में चर्चेस भी जाया करते थे एंड ये वो टाइम भी था जब ब्रायन ये भी डिसाइड करता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ को छोड़ देगा एंड इसी वजह से वो अपने आप को खुद को एक नया नाम भी देता है इमैनुअल करके। ये सारी चीजें जब उसके साथ में होती थी तब भी वो अपने आप को भगवान का भेजा हुआ एक आदमी मानता होता था। फॉर वॉट रीजन वी डोंट नो। वो ये भी क्लेम करता था कि उसे ऐसे सपने आते थे जिससे कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता था एंड इन सपनों को प्रोफेटिक विजन्स भी बोला जाता है, लेकिन चर्च वाले लोगों को उसकी ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी एंड उन लोगों ने वांडा एंड ब्रायन को हमेशा के लिए चर्च से निकाल दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने सड़कों पे जाकर अब भीख मांगना शुरू कर दिया था। एक होमलेस लोगों की तरह वो रहने लग गए थे पैसे कमाने के लिए। ब्रायन अब यहाँ पर थोड़ी अजीब हरकतें करने लग गया था। वो व्हाइट गाउन पहन के रखता था, वो अपनी दाढ़ी बढ़ाए जा रहा था एंड वो ये बोलता था कि देखो मैं जीसस की तरह लगना शुरू हो गया हूँ। एंड वो ये हुलिया शायद इसलिए भी बना रहा था ताकि वो अपनी फालतू की बातों में आम लोगों को बहकला फैसला के उनसे पैसे मांग सके या फिर उनसे बस फालतू की फिरौतियां मांग सके। लेकिन अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद आप में से काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा बुरा फील होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, क्या सच में अपने आप को भगवान बोलने वाला कोई ऐसी हरकत भी कर सकता है। जब एलिजाबेथ किडनैप हुई थी तब कैथरीन ने उस आदमी की एक झलक से ही उसको पहचानना शुरू कर दिया था। उसका दिमाग उसको बारी बार बोल रहा था कि तू इससे कहीं पर मिली है। एंड जब उसको ये सारी स्टोरी क्लिक बैक हुई कि उसकी मॉम ने एक होमलेस पर्सन की ऐसे हेल्प करी थी एंड ऑल दैट स्टफ, तब उसे ये कंफर्म हो चुका था कि इमैनुअल ही पक्का वो आदमी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इमैनुअल ने एलिजाबेथ को किडनैप करके उसका आखिर में किया क्या? क्या उसे मार दिया?
क्या उसे सेक्सुअली वायलेट किया क्या, बेच दिया, पैसे भी नहीं मांगे, बट तो किया क्या? ब्रायन जो था एलिजाबेथ को किडनैप करने के बाद में एक माउंटेन साइड एरिया, एक कैंपिंग एरिया की तरफ ले गया जहां पर उसका एंड वांडा का घर था। किडनैप वाले दिन ही वांडा एलिजाबेथ का वेट कर रही थी एंड ब्रायन जब उसको घर ले आया था तो वांडा उसे काफी अच्छे से ट्रीट करती है, उसके कपड़े भी बदल देती है। ब्रायन अब वहां पर एक अजीब सा रिचुअल भी परफॉर्म करता है, काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक रिचुअल भी आप बोल सकते हो। एंड इस रिचुअल के चलते वो उस 14 साल की बच्ची एलिजाबेथ के साथ में शादी कर लेता है। लाइक हाउ फ्रिकिंग डिस्टर्बिंग इज दैट टू इवन थिंक अबाउट। एंड शादी के बाद में वो ऐसा सोच रहा था कि एलिजाबेथ के साथ में वो कुछ भी कर सकता है, एंड कुछ भी कर सकता है से मेरा मतलब है कि वो उसकी लाइफ को टॉर्मेंट करने की शुरुआत कर चुका था। एंड शादी के जस्ट बाद ही वो एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा वायलेट करना शुरू कर चुका था। वांडा, जो कि सुनने में आपको भी लग रहा होगा कि मे भी एलिजाबेथ की साइड थी, उसे अच्छे से ट्रीट करेगी, वो भी एक नंबर की साइको औरत थी। ब्रायन एंड वांडा अब अपनी हदें पार कर रहे थे उस छोटी सी बच्ची को टॉर्चर करने के लिए। वो एक मेटल केबल के जरिए कुछ ही दिन बाद इन दोनों की शादी के एक पेड़ से बांध देते हैं, एंड इतना ज़्यादा टाइटली बांध देते हैं कि उस मेटल के निशान एलिजाबेथ की बॉडी के अंदर छप रहे थे, कुछ जगह से तो कट्स भी लग रहे थे उसे। वो उस बेचारी बच्ची को काफ़ी दिनों तक तो इवन खाना भी नहीं देते थे, एंड जब इवन देते थे तो उसके सामने ही कचरे से निकाल कर उसे एक प्लेट के अंदर खाना परोस दिया जाता था। एंड अगर वो नहीं खाती थी सो दैट वाज द ओनली ऑप्शन शी हैड। उसको अगर नहीं खाना था ये सब चीजें तो वो उसे भूखा रखते थे न जाने कितने कितने दिनों तक। ब्रायन इवन जबरदस्ती उसे शराब भी पिलाया करता था, उसे इवन यहाँ पर ड्रग भी करके वो लोग रखते होते थे ताकि एलिजाबेथ कभी भी कैसे ना करके भी भाग ना जाए या फिर उनके चंगुल से छूटकर बच ना जाए। एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि एलिजाबेथ को वो जान कर हमेशा अडल्ट कंटेंट वाली मैगजीन्स एंड स्टफ भी दिखाया करते थे, चाहे उसका मन हो या फिर ना हो। ब्रायन एलिजाबेथ को ऐसी ऐसी चीजें भी बोलता था कि वो एक मसीहा है जो कि हर 7 महीने के अंदर वापस पैदा होता है, एंड अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो बिल्कुल जीसस की तरह ही लोग उसे भी मारते हैं, उसे सड़क पर घेर जाते हैं, भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। ब्रायन एलिजाबेथ को ये भी बताता है कि वो उन लोगों को ख़त्म करना चाहता है जो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो कि रिलीजन के अंदर नहीं मानते हैं, जो कि नास्तिक लोग हैं, वो उन लोगों को ख़त्म कर देना चाहता है या फिर अपने पैरों के तले नीचे दबा कर रखना चाहता है। एंड वो उसे ये भी बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम पहली ही लड़की हो जिसे मैंने अपनी लाइफ में ऐसे किडनैप करा है, लेकिन तुम वैसे पहली नहीं होगी क्योंकि मैं ऐसे और भी काफ़ी सारी लड़कियों को किडनैप करके लेकर आऊँगा, एंड उन काफ़ी सारी में से 2 की तो मैं ऑलरेडी प्लानिंग कर भी चुका हूं, एंड धीरे धीरे करके हम एक ऐसी टीम बना लेंगे जो कि उन लोगों को टॉर्मेंट किया करेगी जो कि भगवान, क्रिश्चियनिटी एंड रिलीजन के खिलाफ में खड़े होते हैं उनके साथ में। एलिजाबेथ उसकी सारी बातें सुनते सुनते उन 2 लड़कियों का जब नाम भी सुनता है, जब वो बता रहा था कि अब वो किसको किडनैप करके लाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक लड़की ऐसी भी थी जो कि एलिजाबेथ की 15 साल की एक कजन भी थी जिसको वो किडनैप करके लाने का सोच रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो ऐसा करने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। बट जब 2 महीने गुजर चुके थे तब एलिजाबेथ के साथ में वो इतनी बुरी तरह बिहेव कर चुका था, इतनी बुरी तरह वो उसको रखा हुआ था उसने, कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, उसका शरीर जवाब दे चुका था, एंड उसने भागने की उम्मीद भी छोड़ रखी थी। इवन उसे मौका भी मिलता तब भी उसे नहीं लग रहा था कि वो भाग पाएगी यहाँ से। एंड ब्रायन एलिजाबेथ की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, वो अंदर से इतना ज्यादा खुश था कि फाइनली उसका जो प्लान था कि वो ऐसे लोगों को तोड़ कर रख देगा वो काम कर रहा है। एंड एलिजाबेथ की आत्मा को ऐसे अंदर से टूटा हुआ देखकर वो अपने प्लान को सक्सेसफुल मान रहा था, एंड इसी वजह से अब एलिजाबेथ को वो उस कैंप से निकालकर बाजार वाले एरियाज के अंदर लेकर जाने भी लग गए थे। ब्रायन, एलिजाबेथ एंड वांडा उसके चेहरे के ऊपर एक मास्क टाइप चीज लगा देते थे, एंड उसके बाद में वो आराम से मार्केट एरिया के अंदर वगैरह घूमा करते थे। एंड एलिजाबेथ इस वक्त पर भी उससे अपना पीछा छुड़वाकर भागने की कोशिश नहीं करती थी, विच जस्ट शोज कि ब्रायन ने उस छोटी सी बच्ची के साथ में कितना ज्यादा बुरा व्यवहार किया होगा इन दिनों के अंदर। लेकिन फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि जब एलिजाबेथ का लक
उसके साथ में था। ये तीनों एक लाइब्रेरी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं एंड वहां पर जो भी चीजें इन्हें करनी थी, बुक्स वगैरह जो पढ़नी थी, ये पढ़ रहे थे। लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ की खुद की फोटोज, उसके सस्पेक्ट्स वगैरह की फोटोज इतनी ज्यादा सर्कुलेट हुई हैं पुलिस स्टेशंस पर, नेबरहुड्स में, इवन सोशल मीडिया हर जगह पर, तो लोगों के आंखों के अंदर काफी अच्छे से एक आइडिया था कि एलिजाबेथ कैसी दिखती होगी। वैसे तो वो लोग इसका पूरा मुंह कवर करके ही आते होते थे एंड फिर भी किसी को शक नहीं होता था। उन्हें लगता था कि चलो इनका ट्रेडिशन है, रिलीजन है, ये लोग जैसे रहते होंगे। लेकिन लाइब्रेरी में बैठे जब थे ये लोग, तब किसी ने एलिजाबेथ की आंखों को पहचान लिया था एंड उसकी आंखों को पहचानने के बाद पुलिस वालों को उस पर्सन ने, जिसने भी विटनेस किया था, उसे उनको इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वाले वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं एंड ब्रायन एंड वांडा से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं एंड वो बोलते हैं कि ये तो हमारी बेटी है एंड तुम्हें जो भी सवाल इससे पूछना है, तुम इसका ये मास्क, जो ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारे रिलीजन की सबसे बड़ी खासियत है, इसे निकाले बिना ही पूछोगे, अदरवाइज ये एक बहुत ही ज्यादा ऑफेंसफुल मीनिंग होगा तुम लोगों की तरफ से। पुलिस वाले ब्रायन की बात सुनकर एलिजाबेथ से डायरेक्ट कुछ चीजें पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ इस टाइम पर भी अंदर से इतनी ज्यादा डरी हुई थी, इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि उसके मुंह से एक भी शब्द तक भी नहीं निकल रहा था। एंड फेस डिस्क्लोज करने को जब भी वो बोलते थे तो ब्रायन एंड वांडा हमेशा यही पॉइंट खड़ा कर देते थे कि हमारे रिलीजन के अंदर ऐसे चेहरा डिस्क्लोज करना एक पाप माना जाता है एंड हम ये नहीं करने देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा मौका था, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी एलिजाबेथ कैद थी उनके साथ में। वो कुछ भी नहीं बोल पाई पुलिस वालों के आगे एंड अंदर से अंदर वो सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। अब वो अपना स्टैंड लेती तो शायद आज के दिन ही वो फ्री हो जाती, बच जाती इन लोगों से। लेकिन क्योंकि वो चुप रही तो ब्रायन एंड वांडा अब और भी ज्यादा कंफर्म कर चुके थे इस चीज को कि एलिजाबेथ अब उनके खिलाफ नहीं जाएगी। अब एलिजाबेथ को वो इवन अपनी ग्रोसरी शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स एंड ऐसी जगहों के अंदर भी साथ में लेके जाने लग गए थे। रेस्टोरेंट्स वगैरह तो ठीक है, इवन अपनी पार्टीज के अंदर भी एलिजाबेथ को अब ये लोग लेकर जाने लग गए थे। एंड ऐसे ही पार्टी क्लब के अंदर वहां पर पब्लिकली सारी पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल थी उन लोगों की जो भी यहाँ पर अपनी एंट्री करवाते हैं। एंड इस पिक्चर के अंदर भी, जो कि पब्लिकली अवेलेबल ही है, आप देख सकते हो कि ब्रायन एलिजाबेथ के साथ में आया हुआ है एंड एलिजाबेथ के मुंह के ऊपर उसने एक वाइट वेल सी कवरिंग करी हुई है। ये सब चीजें, हरकतें सब करने के बाद में वो फाइनली सैन डिएगो नाम की जगह पर निकल जाते हैं एंड वहां पर कुछ महीने बिताने के बाद में वो चीजें रियलाइज करते हैं कि अब इन लोगों के पास में खाने पीने रहने के पैसे अब खत्म हो चुके हैं। इस वजह से वो कैंप साइट्स एंड होमलेस शेल्टर्स के अंदर जाकर अपना रहन सहन करने शुरू कर चुके थे। ये सब चीजें चले जा रही थी, एलिजाबेथ अंदर से अब एकदम खत्म हो चुकी थी। फरवरी 2003 का वक्त आ चुका था, लाइक ऑलमोस्ट 9 महीने बाद इस सारी घटनाओं के। एंड इस टाइम पर ब्रायन वापिस से एक चर्च के अंदर जाने की कोशिश करता है, इलीगली जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बैन हो चुका था चर्चेस वगैरह को विजिट करने से। एंड ऐसा जब वो कर रहा था तो वो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन जैसे न तैसे करके उसे कुछ ही दिनों के अंदर वापस बेल मिल जाती है। जेल से छूटने के बाद में अब ब्रायन वापस से सोच रहा था कि वो इस जगह को छोड़कर चला जाएगा, सैन डिएगो को छोड़कर चला जाएगा। एंड कहां पर जाना है वो भी उसके कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। इतने में फाइनली एलिजाबेथ की जो थिंकिंग थी, जो माइंड पावर थी, वो थोड़ी वापस आने लगती है एंड उसे ये चीज रियलाइज हो रही थी कि उसके साथ में कितना कुछ गलत हो रहा है एंड उसके पास में अब शायद मौका है वापस से अपनी जिंदगी ब्रायन से छीनने का। एलिजाबेथ ने एक प्लान बनाया कि उसको इस हाल भाव में बताएगी कि उन लोगों को यूटा जाना चाहिए, कि भगवान उसके सपने में आए हैं एंड उन्होंने सजेस्ट किया एलिजाबेथ को कि उन्हें अब यूटा मूव कर लेना चाहिए। यूटा में एलिजाबेथ को पता था कि उसकी फैमिली वाले अभी भी उसको खोजने की शायद कोशिश कर रहे होंगे एंड वो बचकर इस बार निकल पाएगी इसके चंगुल से। जिसके बाद ब्रायन हंसते हुए वांडा की तरफ देखते हुए, एलिजाबेथ की तरफ देखते हुए उसको बोलता है कि भगवान एलिजाबेथ के सपने में आए हैं एंड उन्होंने इसे यूटा जाने का सजेस्ट करा है। एंड हमें भी यही लगता है कि एलिजाबेथ एंड भगवान की बात मानते हुए हमें इस बार वहीं जाना चाहिए। एंड फाइनली अब चीजें एलिजाबेथ के फेवर में आना शुरू हो गई थी। ऑलरेडी जो लक एलिजाबेथ बारी बार अपना खो रही थी, अपने चांसेस अपनी जिंदगी के जो उसके सामने मौजूद थे उसे ग्रैब करने की बजाय जस्ट एक मिजरी के अंदर वो जा चुकी थी, उससे अब फाइनली वो बाहर आने वाली थी। क्योंकि
वापस से यूटा जब वो हाइक कर गए, तब मार्च 2003 की बात है, जब पुलिस वालों ने सैंडी यूटा के बाहर 3 लोगों को पकड़ लिया था पूछताछ के लिए। एंड सोल्ट लेक सिटी जहां पर ये रहती होती थी, उससे करीब कुछ ही माइल्स की दूरी पर यह जगह मौजूद थी जहां के वॉलमार्ट से ये लोग निकल रहे थे। एंड वहां से निकलने के बाद में ये तीनों लोग कौन थे? आप लोगों ने सही गैस करा एकदम, ब्रायन, वांडा एंड एलिजाबेथ। एलिजाबेथ को इन लोगों ने अब ग्रे हेयर वाली विग सी पहना रखी थी, एक सनग्लासेस पहना रखे थे एंड वो ऐसे हुलिये के साथ में घूम रही थी इन लोगों के साथ। उसने वही वेल वाली कवरिंग भी अपने मुंह के ऊपर ओढ़ रखी थी ताकि कोई भी पब्लिकली उसे पहचान ना पाए कि ये है कौन, बिकॉज इस टाइम पर एलिजाबेथ का चेहरा काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस वाले वापस एलिजाबेथ के सामने थे, तब भी पुलिस के सामने एलिजाबेथ नहीं बोल पा रही थी। एंड ब्रायन अंदर अंदर खुश हो रहा था कि एलिजाबेथ का कंट्रोल अभी भी उसके हाथ से नहीं गया है। बट उन पुलिस ऑफिसर्स को एलिजाबेथ के हाल भाव से ही ये समझ आ गया था कि वो इस वजह से नहीं बोल रही कि उनके रिलीजन में ये सब लिखा है, वो इस वजह से कुछ नहीं बोल रही है बिकॉज वो ब्रायन की बातों से, ब्रायन की प्रेजेंस से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पुलिस वाले उसको साइड में लेके जाते हैं एंड फिर पूछने की वापस से कोशिश करते हैं। एंड तब फाइनली एलिजाबेथ ये बोल देती है कि हाँ, जो भी ये अवर हो रहा है वो मेरे अकॉर्डिंगली या मेरी चाहत के बेसिस पर नहीं हो रहा है। जिसके बाद पुलिस वालों ने एलिजाबेथ को पहचान लिया एंड उसके डैड को तुरंत उस पुलिस स्टेशन में बुलाया। एंड उसके डैड ने भी अपनी बेटी को उसी वक्त पहचान लिया एंड उसको गले लगाकर रोने लगे। ऑलमोस्ट 1 साल बाद एलिजाबेथ वापस अपनी फैमिली के साथ में जुड़ चुकी थी। एंड फाइनली पुलिस वालों ने अपने एलिजाबेथ वाले इस केस को क्लोज करा, ब्रायन एंड वांडा को उसका किडनैपर साबित करते हुए। वांडा को ये सारे हॉरिफिक क्राइम के चलते एंड ब्रायन का साथ देने की वजह से 15 साल का जेल टाइम सुनाया गया एंड ब्रायन मिचेल को लाइफ टाइम कैद करवा दिया गया था, वो भी विदाउट एनी पैरोल्स।